नमस्कार दोस्तों, चंद्रा एडू हब में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित गोदान उपन्यास को देखेंगे। दोस्तों, जो बच्चे जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे सीजन की तैयारी कर रहे हैं, नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सेशन इम्पोर्टेंट होने वाला है ना। जैसे आप इन सब में देखोगे कि जो उपन्यास का जो सिलेबस है ना, जो उपन्यास का जो सिलेबस है उसमें आपके 3 उपन्यास दिए गए हैं। पहला है गोदान, दूसरा है मैला आंचल, तीसरा है राग दरबारी। ठीक है, तो मैं 1 बाय 1 करके मैं तीनों उपन्यास और उसके साथ जो कहानियाँ हैं वो मैं आपको कराऊंगा यहाँ पे। उसके साथ कुछ व्याकरण में कराऊंगा, है ना। तो जो भी बच्चे नए हैं हमारे चैनल पे, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चंद्रा एडू हब के नाम से हमारा चैनल है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है दोस्तों, ऐसे तो गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित गोदान जो है लगभग 350 पेज का है ना। तो 350 पेज 1 बाय 1 करके पढ़ाना बहुत ही मुश्किल है ना। तो उसी सारे का मैंने क्या किया, एक समराइज कर लिया, और एक समरी के तौर पे मैं आपको यहाँ पे सारांश के तौर पे मैं आपको बताऊंगा गोदान में मुंशी प्रेमचंद जी जो है क्या बताना चाह रहे हैं, उनका क्या उद्देश्य है, वो गोदान के माध्यम से समाज को क्या सिखाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, वही मैं आपको समरी के माध्यम से आपको मैं बताने का कोशिश करूंगा। दोस्तों, समरी सारांश बताने से पहले मैं मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय के बारे में 2-4 पॉइंट मैं आपके सामने में रखना चाहता हूँ। उसके बाद फिर इनकी कुछ जो शुरुआत की जो कृतियाँ थी उनको मैं बताऊँगा। फिर उसके बाद अपन जो गोदान के जो सारांश है, जो इनके पात्र है, कास्ट है, उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगा। क्योंकि देखिए, ये सब जो आपका स्टैटिक पॉइंट है, जो कास्ट है, कास्ट को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप उस कास्ट को नहीं जानेंगे, है ना, वो नाम क्या है, उस नाम के साथ उनका क्या संबंध है। जैसे कि होरी है, होरी की पत्नी कौन है, धनिया है। अब धनिया और होरी आपको पता ही नहीं चलेगा तो आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे। उनके बच्चे का क्या नाम है ना, उनका उनके साथ कैसा संबंध है। ठीक है, तो ये जो कास्ट है, कास्ट को सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद मैं इसका पूरा सारांश मैं आपको सुनाऊंगा, बताऊंगा, है ना। चलिए, थोड़ा सा मैं अभी इनके जीवन परिचय के बारे में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, इनका जो बचपन का नाम है, इनका नाम रहता है, मुंशी प्रेमचंद जी का बचपन का नाम क्या है, धनपत राय, है ना। धनपत राय नाम रहता है। इनका जन्म जो है 31 जुलाई 1880 को वाराणसी जिला के अंतर्गत लम्ही ग्राम में हुआ था। और इनके पिताजी जो है अजायब राय लम्ही में ही पोस्ट ऑफिस में मुंशी के पद पे कार्यरत थे, और इन्हें 20 रुपया प्रति महीना जो है इनका वेतन था। और इनकी माता जो है आनंदी देवी कुशल गृहिणी थी। इनकी जो माता है, प्रेमचंद जी के जन्म के 7वें वर्ष बाद जो है इनकी माता जी का देहांत हो जाता है। और उसके बाद फिर इनके पिताजी जो है दूसरी शादी करते हैं, तो उनसे प्रेमचंद जी का जो है सौतेली माँ के साथ इनका कुछ खास बन नहीं पाया, है ना। तो उसके बाद फिर ये अपने पिताजी के साथ ही रहने लगे थे। पिताजी का बीच बीच में एक दो दो तीन जगह ट्रांसफ़र भी हुआ, तो उन्हीं के साथ रहते थे। तो ये इनका रेगुलर पढ़ाई जो है किसी एक स्कूल में नहीं हो पाया था। फिर उसके बाद संजोग देखिए कि शुरुआत से ही जीवन में इतने जो है दुखों का अंबार लगा हुआ था। 7 साल की अवस्था में इनकी माँ गुजर गई, और जब इनकी शादी हुई 15 साल में, फिर इनके पिताजी गुजर गए 1 साल के बाद 16वें वर्ष में। उसके बाद फिर पूरी घर की जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गया। बहुत कोशिश करते थे। फिर उन्होंने जो पहली पत्नी थी, इनके साथ भी इनकी बन नहीं पाई। इनसे फिर तलाक हो गया। तलाक के बाद फिर दूसरी पत्नी शिवरानी के साथ विवाह हुआ 1906 ईस्वी में। और शिवरानी से इनका काफ़ी अच्छा ऐसा उपन्यास में इतिहास ऐसा उपन्यास में लिखा गया है, बताया गया है कि जो शिवरानी है इनके जीवन में एक उजाला की तरह आई थी, है ना। इनके आने से प्रेमचंद जी को काफ़ी जीवन में काफ़ी आगे बढ़ने के लिए जो है ये प्रेरित करती थी, काफ़ी इनसे बनता था। और इनके बाद जो है इनसे 3 बच्चे हुए, अमृत राय, श्रीपत राय और कमला देवी। अमृत राय बड़े पुत्र का नाम है, श्रीपत राय छोटे पुत्र का, और कमला देवी बेटी का नाम है। ये इनका एक वास्तविक जीवन परिचय है ना।
इन्हें शुरू से ही पढ़ने का बहुत शौक था। जब ये इनके पिताजी का जब ट्रांसफ़र गोरखपुर में हुआ था, तो वहाँ गोरखपुर में एक बुक स्टॉल पे जाके वो बहुत सारे कहानी का किताब पढ़ते थे। उस समय उर्दू की कहानी ये काफ़ी पढ़ा करते थे। उर्दू और फ़ारसी में जो है ये स्कूल में पढ़ाई करते थे। तो उर्दू की जितनी सारी उनके पास किताबें आया करता था सब वो पढ़ लेते थे। ठीक है, तो इनको कहानी में काफ़ी शुरू से काफ़ी रुचि रही है। अब देखिए प्रेमचंद जी का जो पहला उर्दू उपन्यास था असरारे माआबिद, है ना। अब देखिए असरारे माआबिद जो यहाँ पे जो मैंने लिखा है, नवाब राय जो लिखा है उर्दू नाम और हिंदी नाम प्रेमचंद, देखिए यही चीज़ है। जो असरारे माआबिद है ना, जो इन्होंने पहला जो उर्दू उपन्यास लिखा था वो नवाब राय के नाम से लिखा था। ठीक है, नवाब राय के नाम से लिखा था असरारे माआबिद। असरारे माआबिद का मतलब होता है देवस्थान रहस्य। देवस्थान रहस्य होता है ना। पहली बार इन्होंने नवाब राय के नाम से उपन्यास लिखा। उसके बाद 1907 में, है ना, सोजे वतन के नाम से इन्होंने एक कहानी संग्रह लिखा, जिसमें अंग्रेज ने इस सोजे वतन पे क्या किया, प्रतिबंध लगा दी। इसकी सारी प्रतियां क्या किया, जब्त कर लिया गया। ठीक है, अब सोजे वतन एक देश प्रेम की भावना जगाता था लोगों के अंदर, देशभक्त की भावना जगाता था, है ना। अंग्रेज के बारे में काफ़ी कुछ इन्होंने लिखा था। ये सोजे वतन के माध्यम से लोगों के अंदर एक देश प्रेम की भावना जगाना चाहते थे। लेकिन अंग्रेज ने इनके इनके अंग्रेज क्या किया कि इनकी कहानी संग्रह पे प्रतिबंध लगा दिए। इसकी सारी जो है प्रतियां तो उसको जब्त कर लिया गया। फिर प्रेमचंद ने एक जमाना पत्रिका में अपनी एक कहानी छपवाए, बड़े घर की बेटी, 1910 में। 7 में इन्होंने सोजे वतन पे बैन किया और 10 में इन्होंने जमाना पत्रिका में बड़े घर की बेटी के नाम से कहानी छपवाई। और इसी जमाना पत्रिका के जो संपादक थे मुंशी दया नारायण निगम ने इनको सुझाव दिए कि जो आप नवाब राय के नाम से कहानी जो आप छपवाते हैं, उससे बेहतर है कि आप प्रेमचंद के नाम से आप कहानी लिखने की सलाह दिए थे। उस वहीं से फिर क्या हुआ कि इन्होंने अपना नाम चेंज करके प्रेमचंद जो है लिखने लगे। शरदचंद्र चट्टोपाध्याय जो है इन्हें उपन्यास सम्राट का नाम दिया और इनका जो बेटा है अमृत राय कलम के सिपाही नाम दिया। देखो ये सब जो पॉइंट आप समझ रहे हो ना, ये सब क्या स्टैटिक पॉइंट है। अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हैं हमारे चैनल को, तो आप क्या है कि ये सब पॉइंट जो है आपको लिखना चाहिए, है ना। ये सब स्टैटिक पॉइंट है और इसको आपको लिखना चाहिए कि पहला उर्दू उपन्यास क्या था, कौन सा कहानी संग्रह था जिसको कि अंग्रेज ने बैन किया था, बड़े घर की बेटी कब पत्रिका में छपी थी और उसके संपादक कौन थे, है ना। इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अमृत राय कलम के सिपाही किसने कहा था, उपन्यास सम्राट किसने कहा था, है ना। इस तरह क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। अब देखिए इसमें जो मेन इनकी कृतियाँ रही है, मेन ये सब आपको तो बिल्कुल याद रखना चाहिए, है ना। जैसे प्रमुख उपन्यास में आप देख रहे हैं गोदान है, गबन है, कर्मभूमि है, सेवा सदन है, रंगभूमि है, प्रेमाश्रम है, मंगलसूत्र है, वरदान है। ठीक है, उसी तरह से कहानी संग्रह आप देखेंगे सोजे वतन, सप्रोस, नवनिधि, नद टोटल 9 कहानियां हैं, मानसरोवर 8 कहानियां। देखो ये जो मंगलसूत्र है ना, ये अपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये पूरा नहीं कर पाए थे, उसी बीच में प्रेमचंद जी का देहांत हो गया था और इनका पूरा जो है अमृत राय जी जो है इनका जो बड़ा बेटा है पूरा किए थे। मानसरोवर भी जो है मृत्यु के बाद प्रकाशन हुआ था। और कुछ अब कहानियाँ में भी देखेंगे आप, बहुत सारे कहानी इसमें पढ़े भी होंगे, जैसे नमक का दरोगा, ठाकुर का कुआं, ईदगाह, शरद चंद्र के खिलाड़ी, माता का हृदय, पंच परमेश्वर, है ना। चलिए अब मैं आपको गोदान के पात्रों का परिचय करवाता हूँ। गोदान के देखिए इसमें 2 पात्र हैं। इसमें गोदान में जो है 2 तरह के पात्र के बारे में बताया गया है। एक गांव के बारे में, एक शहर के बारे में। शहर में भी कुछ लोग रहते हैं, है ना, उनका क्या योगदान है, गांव में जो लोग रहते हैं उनका क्या योगदान है। तो उस तरह के पात्र को बताए हैं। जो प्रमुख पात्र हैं, प्रमुख पात्र में आप देखेंगे ये हैं आपके होरी। होरी जो है प्रमुख पात्र है। होरी है, गोबर है, धनिया है, झुनिया है, पंडित दाता दीन, राय साहब, प्रोफेसर मेहता, मालती, गोविंदी, सिलिया, है ना। ये सब क्या है, प्रमुख पात्र है। देखिए होरी जो है एक किसान है ना। होरी क्या है, एक किसान है। कैसा किसान, चलिए होरी के बारे में कहा जाता है कि होरी जो है एक किसान है ना। और किसान होरी एक कुर्मी जाति से, इनकी जाति क्या थी, कुर्मी। कुर्मी को जो है प्राचीन समय से ही एक कृषक जाति कहा गया है।
कृषक जाति, है ना, कृषक जाति, कृषक जाति का मतलब है कि किसान जाति, है ना। उसी कुर्मी जाति के होरी थे। इनका बेटा का नाम था गोबर, इनकी पत्नी का नाम धनिया, और इनके दो बेटी रूपा और सोना, और इनके दो भाई थे हीरा और शोभा। हीरा की पत्नी का नाम पुनिया नाम था, ठीक है। और इसमें होरी लगभग 40 साल का है, ठीक है, और गोबर 16 साल का है। धनिया लगभग 26 साल की है, 36 साल की कह सकते हैं, है ना। तो ये जो है इसमें ये बताया गया है कि जो होरी है ये किसान है, कुर्मी जाति का है, किसान है, और इनका काम है खेत में खेती करना, और उसी खेती से घर परिवार चल रहा था। फिर गोबर इनका बेटा है, जवान है। धनिया होरी की पत्नी है। झुनिया जो है गोबर की पत्नी है। जो झुनिया एक विधवा औरत होती है जिससे गोबर का प्यार हो जाता है, उसके बाद फिर इससे शादी कर लेता है। पंडित दाता दीन है। पंडित दाता दीन का काम क्या है दोस्तों? पंडित दाता दीन जो है ये रंगा सियार आप कह सकते हैं, है ना। लगभग 70 साल का व्यक्ति है। और जो बेलारी गांव है, अब देखो मैं यहाँ पे थोड़ा सा और भी कुछ बताना चाह रहा हूँ, जैसे कि जो ये जो कहानी है, गोदान कहानी, ये क्या है, अवध प्रांत का है। अवध प्रांत का है। अवध प्रांत में लगभग 5 मील के फासले पर, है ना, दो क्या है गांव है। एक है सेमरी है और एक है बेलारी, है ना, सेमरी और बेलारी। तो जो बेलारी गांव है, तो बेलारी गांव में, है ना, तो होरी क्या है कि बेलारी गांव में रहता है, और सेमरी में कौन रहता है? राय साहब, है ना, राय साहब। राय साहब क्या है? जमींदार है। इस गांव के क्या है? जमींदार है, ठीक है। और होरी क्या है? किसान है, ठीक है। तो ये जो दाता दीन है, दाता दीन क्या है? माता दीन के पिता हैं। इसको यहाँ से रफ करना पड़ेगा। चलिए, अब दाता दीन माता दीन के पिता हैं, माता दीन के पिता हैं। गांव के बड़ा ही सम्मानित व्यक्ति हैं लोगों की नज़र में, क्योंकि पंडित है इसलिए लोग सम्मान करते हैं, ठीक है। जो किसान होते हैं, किसान को सूद पर ब्याज देते हैं, किसान को सूद पर ब्याज देना इनका काम है, ठीक है। और गांव में जो पशु चिकित्सक हैं उसके भी ये अच्छे जानकार हैं पशु वशु के बारे में। कर्मकांड में काफ़ी विश्वास रखते हैं, पंडित है, कर्मकांड में विश्वास रखते हैं, बहुत सारे विषयों के जानकार हैं। लेकिन ये जो है धूर्त एवं चालाक है, धूर्त एवं चालाक है। धूर्त लोमड़ी कह सकते हो, धूर्त भी है, चालाक भी है। जो किसान वर्ग है उसके बहुत बड़े शोषक माने जाते हैं ये पंडित दाता दीन। जमींदार और पुलिस के सहायक है जो राय साहब है। राय साहब क्या है? जमींदार है, इसके सहायक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं राय साहब के बारे में। चलिए, ये थोड़ा सा बेसिक मैं आपको एक कास्ट के बारे में बताना जा रहा हूँ, बता रहा हूँ, उसके बाद फिर इसके बारे में और अब समरी करेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये जो यहाँ पे दाता दीन है, सॉरी दाता दीन तो मैंने करवा लिया, अमरपाल सिंह। अमरपाल सिंह जो है सेमरी गांव, सेमरी गांव, सेमरी गांव अभी मैंने बताया था कहाँ है? अवध प्रांत में है, अवध प्रांत में है, उसका निवासी है। ये जो अवध प्रांत है, अवध प्रांत के क्या है? ये जमींदार है। अवध प्रांत में 5 मील के फासले पर दो गांव हैं, एक सेमरी गांव और दूसरा बेलारी गांव। तो अवध प्रांत के अंतर्गत दो गांव हैं, उसी प्रांत के क्या हैं? जमींदार हैं, ठीक है। और अंग्रेज, आपको पता है कि अंग्रेज जो है पहले उपाधि दिया करते थे, राय साहब, है ना, केसरे हिंद, सर, है ना, इस तरह की उपाधि दिया करते थे। तो इसी तरह से अमरपाल को एक तो राजा की तरह रहते थे, राजा कह सकते हैं, राजा अमरपाल सिंह, उसी की जगह राय साहब भी आप कह सकते हैं, है ना। अवध प्रांत के क्या थे? जमींदार थे, ठीक है। ये संगीत के बहुत ही शौकीन थे, संगीत और साहित्य के शौकीन थे, ड्रामा के शौकीन कह सकते हैं, ड्रामा के शौकीन थे। ये अच्छे वक्ता थे, लेखक थे, अच्छे निशानेबाज थे, है ना। इनकी जो पत्नी है, राय साहब की पत्नी, इनकी पत्नी को मरे हुए 10 साल हो गए थे, ठीक है।
फिर इन्होंने कोई दूसरी शादी नहीं की। होरी जो है राय साहब का बहुत बड़ा भक्त था। और ये जो है राय साहब जो है जमींदार वर्ग का प्रतिनिधि करता था। राय साहब के बहुत सारे मित्र हैं, प्रोफेसर मेहता हो गया, है ना, मालती हो गया, ठीक है, प्रोफेसर मेहता, मालती, और राय साहब के एक पुत्र हैं, राय साहब के पुत्र जिनका नाम रुद्रपाल है। रुद्रपाल की जो शादी है वो क्या है कि मालती की बहन सरोज से विवाह करता है। दोनों विवाह करके फिर चल जाता है, लंदन चला जाता है। और इसकी जो बेटी है एक, उसका किसी अच्छे घर में शादी होता है फिर, लेकिन रिश्ता नहीं जम पाता है, तलाक हो जाता है। तो इसमें प्रेमचंद जी देखिए कितना शानदार चीज़ बताना चाह रहे हैं कि एक बेटा है, बेटा जो शादी करके भाग गया विदेश, और बेटी घर नहीं बसा पा रही है, और आप अपने आप को जमींदार कह रहे हैं, है ना, आप अपने घर को ही नहीं संभाल पा रहे हैं, तो समाज को आप क्या संभालिएगा, है ना। तो देखिए ये जो है, आप जब इसको गोदान को आप सही ढंग से आप पढ़ेंगे समझेंगे ना, तो आपको बहुत कुछ समाज की जो अभी का जो दौर है उसमें बहुत कुछ लगेगा कि नहीं, जो लिखे हुए हैं समाज के लिए, वो बहुत ही बिल्कुल सटीक बैठ रहा है आज के समय के लिए भी, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे आ जाता है फिर कौन, प्रोफेसर मेहता, ठीक है, प्रोफेसर मेहता। देखिए प्रोफेसर मेहता जो है ये राय साहब के क्या हैं, दोस्त हैं। प्रोफेसर मेहता जो है फ़िलॉसफ़ी के प्रोफेसर हैं, फ़िलॉसफ़ी के प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी में। काफ़ी बुद्धिजीवी वर्ग के प्रतिनिधि पात्र हैं। धनुष यज्ञ होता है तो उसमें पठान का रोल इन्होंने लिया था। ये मालती से प्रेम करते, देखिए यहाँ पे दो चीज़ दिखाया है, ये मालती से प्रेम करते हैं, मालती भी प्रेम करती है, दोनों लिव इन में रहते हैं, लेकिन दोनों शादी नहीं कर रहे हैं, है ना। लेकिन दोनों जो है शादी नहीं कर रहे हैं, लेकिन हाँ दोनों एक दूसरे को प्रेम करते हैं, लिव इन में रहते हैं। और प्रोफेसर मेहता की पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण करने वाली स्त्रियों से बिल्कुल सहमति नहीं रखते हैं, ठीक है। ये बहुत ही प्रकृति प्रेमी रहे हैं, बुद्धिजीवी वर्ग के प्रतिनिधि पात्र हैं, नारी जाति के प्रति श्रद्धावान हैं। चलिए अब है मालती है। मालती जो है आप इंग्लैंड से डॉक्टरी पढ़कर आई, है ना। मालती जो है इंग्लैंड से डॉक्टरी पढ़ के आई, ये भी काफ़ी पढ़ी लिखी वर्ग की है, इंग्लैंड से डॉक्टरी पढ़ के आई। इनके जो पिताजी हैं अपाहिज हैं। इनकी दो छोटी बहन हैं, एक का नाम है सरोज जिसका विवाह जो है अमरपाल सिंह के बेटे से होता है, दोनों शादी करके लंदन चला गया। और एक और बहन है जिसका नाम है वरदा, ठीक है। प्रोफेसर मेहता के प्रति आकृष्ट है, दोनों लिव इन में रहते हैं, ठीक है। मालती जो है सत्याग्रह आंदोलन के दौरान भी कई बार जेल जा चुकी थी, ठीक है। और इनको क्या है कि थोड़ा सा जो आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं, शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं, उनसे इनको बड़ा चिढ़ होता था, उनके रहन सहन, है ना, वो इस चीज़ को नहीं देखना पसंद करते थे। सुंदर व्यक्तित्व की स्वामिनी थी, पढ़ी लिखी शिक्षित युवती थी, बाहर से देखने में बिल्कुल तितली जैसी, और भीतर से एक तरह का मधुमक्खी थी। तुरंत जवाब देने वाली महिला थी, है ना। और गोविंदी जो है मिस्टर खन्ना की पत्नी है। गोविंदी के बारे में प्रेमचंद जी ने बहुत ही शानदार एक छवि बताया है इस महिला के बारे में। और सीलिया जो है पंडित दाता दीन का बेटा माता दीन की रखेल थी, जो जात की चमारन थी, और ये पंडित है। बीच में देखिए इसमें भी प्रेमचंद जी जो है कितना शानदार चीज़ बताना चाह रहे हैं कि एक वो पंडित जिनको छुआछूत से बहुत डर है, दूसरे चमार के घर जा नहीं सकते हैं, चमार का पानी नहीं पी सकते हैं, चमार का खा नहीं सकते हैं, लेकिन उसका बेटा जो है माता दीन इस सिलिया से प्यार कर बैठते हैं, ठीक है। और सिलिया जो है गर्भवती हो जाती है, उसे अपनाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। फिर गांव समाज के लोग जो है ज़बरदस्ती जो है इसे
हड्डी माता दिन के मुंह पर फेंक देता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ ये बताना चाह रहे हैं प्रेमचंद जी कि आप अपने आप को बाहर से अपने आप को बहुत पवित्र मानते हो और आपके अंदर इतनी अपवित्रता है, आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं, आप उसको दिखावटी में आप सिर्फ जीवन जीते हैं। हमें लोग बाहर से बहुत अच्छा समझे, हम अंदर से बहुत ही वह पवित्र इंसान हैं। ठीक है, तो उसके बारे में भी जो है मुंशी प्रेमचंद जी ने दिखाए हैं। ठीक है, चलिए अब है दूसरा गौण पात्र। देखिए गौण पात्र में भोला है। भोला क्या है? जात का अहीर है। अहीर माने यादव। और ये है उस गांव का क्या है? मुखिया है। हीरा होरी का भाई है, शोभा भी होरी का भाई है। हीरा की पत्नी का नाम क्या है? पुनिया है। भोला की पत्नी जो है मर गई थी और इनकी जो बेटी है झुनिया, जो क्या है? विधवा है। और इससे शादी कौन करता है? गोबर। ठीक है, उसके बाद फिर इनका जो काम है दूध मक्खन का काम है भोला का। ये मेले से 2 बछिया लाया था और 2 गाय लाया था, उसी को पाल पोस रहा था। ठीक है, और ये झुनिया के पिता भी आप कह सकते हैं इसको। भोला को 2 बेटा और 1 बेटी है। झुनिया है। एक बेटा का नाम है जंगी, है ना, जो बाद में कमाने के लिए इसके साथ क्या नाम है, ये गोबर गोबर के साथ बाहर जाता है कमाने के लिए। ठीक है, चलिए हीरा हो गया, शोभा हो गया। शोभा भी भाई है होरी का, हीरा भी भाई है। सोना और रूपा 2 बेटी है हीरा की। बड़ी बेटी शोभा है, सोना है। छोटी बेटी रूपा है। सोना का जो शादी है मथुरा से होता है। ठीक है, और रूपा की शादी जो है राम सेवक से होता है। राम सेवक अधेड़ उम्र के, अधेड़ उम्र का मतलब है कि अपने पिताजी के उम्र के बराबर के हैं, लेकिन इतने वो कर्ज में दब चुके थे कि उन्हें मजबूरी में जो है इनसे अपनी बेटी का ब्याह करना पड़ा था। मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि स्थिति कितनी खतरनाक है कि आप जब कर्ज में डूबते हैं तो आपके पास उसको चुकाने के लिए आप हर चीज़ दांव पे लगाना चाहते हैं। वही था ये रूपा। रूपा मुश्किल से 12-13 साल की लड़की होती है और जिसकी शादी जो है 40-42 साल के अधेड़ उम्र के साथ कर दिया जाता है। इसलिए क्योंकि वो उनके पास पैसे नहीं हैं, उनके पास दहेज देने के लिए पैसे नहीं है, शादी के लिए पैसे नहीं है, खर्च करने के लिए पैसे नहीं है। और जो राम सेवक है काफ़ी खुशहाल परिवार के थे, तो इनसे ही, हाँ इनसे फिर अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और बताया है कि जो राम सेवक काफ़ी खुशहाल परिवार के थे, अगर ये जो रूपा जब शादी करके यहाँ जाती है तो रूपा को बहुत अजीब लगता है कि हमारे पिताजी के पास गाय नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी गाय है। उनको मन में लालसा थे कि हम गाय जो है अपने पिताजी को दे देंगे तो बहुत खुशहाल हो जाएंगे। लेकिन उस उपन्यास में मुंशी प्रेमचंद जी कभी भी ये चीज़ नहीं बताएं कि गाय यहाँ से चली है लेकिन बीच में कहाँ गई, इसके बारे में नहीं बताया गया। उससे पहले जो है होरी का निधन हो जाता है, होरी का देहांत हो जाता है। तो एक बहुत ही दुखमय कहानी जो है, मतलब मुख्य पात्र का अगर निधन होता है किसी उपन्यास में तो आप कह सकते हैं कि उसका काफ़ी दुख भरी दास्तान जो है वो बताना चाह रहे हैं लेखक जो है। अब देखिए इसमें माता दिन वही पंडित दाता दिन का बेटा है, जो सिलिया एक चमारन लड़की से प्रेम कर बैठता है और उसको गर्भवती कर देता है। फिर बाद में उसे अपनाने से मना भी करता है, लेकिन सिलिया के जो पिता है और उसके दोस्त है उसके मुंह पर हड्डी फेंक देता है, जिसके कारण जो है फिर लोक लज्जा के डर से जो है उसे अपना लेता है। फिर उसको एक बच्चा होता है लेकिन वो मलेरिया की वजह से वो मर जाता है ना। तो इसमें भी देखिए बहुत कुछ ये सिखाना चाहते हैं। फिर यहाँ पे है पंडित ओंकार नाथ। पंडित ओंकार नाथ जो है एक बिजली बिजली दैनिक पत्र है उसी का संपादक है, बहुत ही यशस्वी संपादक है। हमेशा कुर्ता और चप्पल पहनते रहते थे।
ये राय साहब के मित्र भी हैं, समाजवादी भी हैं, स्वयं को आशावादी मानते हैं, है ना। श्याम बिहारी तनखा जो है पेशे से तो ये वकील है, ठीक है, लेकिन वकालत नहीं चलने के कारण इन्होंने बीमा कंपनी के एजेंट का काम करने लगे, ठीक है। उसके बाद फिर ये भी जो है राय साहब के मित्र हैं। मिस्टर खन्ना बैंक के मैनेजर हैं और शक्कर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। मिस्टर खन्ना जो है बैंक के मैनेजर हैं और शक्कर मिल के क्या है, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। फिर सरोज है, सरोज और वर्दा जो है ये क्या है, मालती की बहन है। सरोज का विवाह जो है क्या नाम है इनका, राय साहब अमरपाल सिंह के बेटे के साथ होता है। मिर्ज़ा खुर्शीद है, मिर्ज़ा खुर्शीद जो है लखनऊ में इनके जूते की दुकान है, इसी के यहाँ जो है गोबर नौकरी करता है। काउंसलिंग के भी मेंबर हैं, राय साहब के मित्र हैं। पंडित नोखेराम हैं, ये भी एक जमीन किसी के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। कहने का मतलब जो जमींदार है, जमींदार एक के प्रतिनिधि के रूप में गांव में काम करते हैं, उन्हीं के प्रतिनिधि के रूप में। ये जो भोला की जो दूसरी पत्नी होती है जिनका नाम होता है नोहरी, नोहरी से ये नाजायज़ संबंध रखते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर उनको अपना घर में रख लेती है, घर में रख लेता है। ये भी एक पेशे से, ये भी पंडित नोखेराम एक ब्राह्मण है। इनके पिताजी जो है दादाजी किसी राजा के दीवान हुआ करते थे, बाद में साधु हो गए। तो बताना ये चाह रहे हैं कि ये जो पंडित है सॉरी, ऊपर से अपने आप को बहुत शुद्ध मानते हैं और मन इनका बहुत ही गंदा है, वो बताना चाह रहे हैं। उसी तरह से और भी मैं आपको बताऊंगा। चूहिया है, चूहिया जो है गोबर की जो पत्नी है झुनिया, उसको डिलीवरी के टाइम ये मदद की थी। दुलारी सहुआन है। मंगरू है, मंगरू गांव का सबसे अमीर आदमी था। पटेश्वरी है, नोहरी है ना। ये सब क्या है कि आपके पात्र हैं। अब इस पात्र के माध्यम से जब आप इस पात्र को समझ गए फिर आपको कहानी सुनने में बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। मैं चाहता हूं कि आपको काफ़ी अच्छे ढंग से मैं इस उपन्यास को मैं एक सारांश के तौर पे मैं आपको समझाऊं। चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं सारांश। दोस्तों इसमें अवध प्रांत के दोस्तों एक कहानी जो है अवध प्रांत का है। अवध प्रांत में 5 मील के दायरे में 2 गांव है, जिसका नाम है सेमरी और दूसरा है बेलारी। बेलारी का रहने वाले हैं होरी और सेमरी से कौन है, राय साहब, राय साहब अमरपाल सिंह, है ना। और जो है खन्ना, मालती और डॉक्टर मेहता प्रोफेसर, ये सब कहाँ रहते हैं, लखनऊ में रहते हैं, ठीक है। गोदान का जो आरंभ है, शुरुआत जो है ग्रामीण परिवेश से होता है ना। अब देखिए इसमें बताना ये चाह रहे हैं प्रेमचंद जी कि कैसे कैसे जो है आदमी अपनी इज्जत के लिए जो है क्या से क्या करना पड़ता है, इज्जत मान प्रतिष्ठा के लिए। क्योंकि होरी के पास जो है क्या है, 5 बीघा ज़मीन है और एक किसान के पास 5 बीघा ज़मीन अच्छा खासा माना जाता है। अगर देखा जाए तो होरी के जो गोबर के जो दादाजी थे उनके पास 15 बीघा ज़मीन हुआ करता था। जब बंटवारा हुआ तो 5-5 बीघा हिस्सा हुआ और उस 5 बीघा में भी एक समय ऐसा आता है कि उसको जो है होरी को अपने खेत में ही मजदूरी करने के लिए विवश होना पड़ता है। तो उसी का जो है इसमें बताया गया है। मैं थोड़ा सा वो समरी में आपको बता देना चाहता हूँ। देखिए गोदान का जो आरंभ है ग्रामीण परिवेश से होता है और धनिया के मना करने पर भी होरी राय साहब से मिलने बेलारी से सिमरी जाता है। उसे लगता है कि राय साहब से मिलते रहने से कुछ सामाजिक मर्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि होरी कहता है कि मिलने जुलने का ही प्रसाद है कि अभी तक जो है उनका गर्दन जो है बचा हुआ है। उसी रास्ते में जब वो जाता है सिमरी राय बहादुर साहब से मिलने के लिए, राय साहब अमरपाल सिंह से मिलने के लिए, तो उसी बीच में रास्ते में उसे पड़ोस के गांव का
जो ग्वाला है, अहीर है, क्या नाम है, भोला, भोला जो है उसे मिलता है। और उसकी गायों को देखकर जो है होरी के मन में भी एक गाय रखने की लालसा उत्पन्न हो जाती। गाय बहुत ही प्यारे थी, क्योंकि वो वहाँ से लेकर आ रहे थे, मेला से लेकर आ रहे थे। ठीक है, अपनी जो है इच्छा जाहिर की, लेकिन साथ में जो है भोला के मन में, क्योंकि भोला की कुछ साल पहले जो है उनकी पत्नी गुजर चुकी थी, लू लगने से उसकी पत्नी की मौत हो गई थी, तो उसके मन में एक शादी करने की लालसा थी। उसी लालसा को जो है होरी ने लालच दिया कि मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगा, सगाई करवा दूंगा। तो भोला खुशी के मारे वो बोला कि अगर शादी करवा दोगे तो मेरी गाय ले जाओ। 80 रुपये की गाय है, उधार पे ले जाने का आग्रह करता है। लेकिन होरी कहता है कि मेरे पास इतने सारे पैसे नहीं हैं, तो हम गाय कैसे ले जा सकते हैं, हमारे पास भूसे हैं। तो भोला कहता है कि देखो हमारे पास भूसे भी नहीं हैं, तुम ही ले जाओ गाय, तुम ही खिलाना पिलाना, कोई दिक्कत नहीं, ले जाओ। लेकिन बोला कि नहीं, हम भूसे आपको दे देंगे। तो ये कहकर जो है वो राय साहब के पास चले जाते हैं, सिमरी। और जब सिमरी जाता है तो वहाँ देखता है कि राय साहब जो है अपनी वो असुविधाओं को बता रहे थे कि होरी, टैक्स की वसूली में जो है तुमको मदद करना पड़ेगा। होरी उनको बातों में आ जाता है, बोला कि ठीक है साहब, हम करेंगे, जितना हो सकता है हम करेंगे। उसी बीच में एक आदमी जो है राय साहब का आकर बताता है कि मजदूर जो है बेगारी करने से मना कर रहा है। तो यह सुनकर राय साहब जो है आग बबूला हो जाता है और उसे हंटर से पीटने के लिए कहता है। तो ये सब सुन रहा था होरी, लेकिन होरी बहुत अनजान था, बहुत भोला आदमी था। उसे लगता था कि हाँ उसकी कुछ गलती हुई होगी तभी उसे मार रहा है, लेकिन उसने नहीं समझ पा रहा था कि ये जो राय साहब भी है, ये क्या है, एक नंबर के सॉरी पैसे चूसने वाले हैं। तो इसी तरह से फिर जब वो ये सब करने के बाद जब वो होरी घर पहुंचता है, तो घर पर पहुंचने के बाद जो है अपनी जो पत्नी है धनिया, उससे होरी की राय साहब की तारीफ करता है। तो धनिया और बेटा दोनों समझता था कि बाबू ये इनका बस यही काम है। बेटा बहुत ही, जो गोबर था बेटा, वो बहुत ही राय साहब से नफरत करता था। और उसे अपने पिताजी को भी वो रंगा सियार कहकर बोलता था कि आप जो है सही बात हमें नहीं बताते हैं। थोड़ी बोलता था नहीं नहीं कोई बात नहीं, यही सब हुआ है, बहुत तारीफ करते हैं। वो अपनी बात को छुपा रहे थे क्योंकि हमारा इज्जत बना रहे। और इसी हमेशा जो है उनसे मिलने के लिए से जाते थे, गांव समाज में उसको इज्जत बना रहे कि हाँ बड़ा आदमी। आज भी आप देखेंगे ये जो सिलसिला है, आज भी आप देखने को मिलेगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गांव के जो छोटा नेता होता है, कहीं जाओ देखोगे कि वो किसी सप्ताह में 1-2 दिन किसी अपने प्रमंडल में या प्रखंड में कहीं जाएंगे, बोलेंगे हम उससे मिल के आ रहे थे, हम उससे मिल के आ रहे हैं। तो गांव समाज के जो लोग होते हैं वो बड़ा इज्जत करते हैं कि हाँ भाई उससे मिल के। अलग बात है कि उसकी औकात कुछ भी नहीं है, फिर भी लोग उनको इसलिए इज्जत करते हैं कि हाँ उनसे मिल के आता है, वह कुछ पैरवी उर्वी कुछ होगा तो हम करवा सकते हैं, वही बात है। तो गोबर धनिया उस पर बिगड़ते हैं। फिर होरी बोलता है कि देखो हमने भोला को भूसा देने का वचन दिया है। तो यह सुनकर गोबर धनिया फिर बिगड़ने लगता है, बोलता है कि देखो धनिया, होरी तुम्हारी भोला धनिया की बहुत प्रशंसा कर रहा था, धनिया कुछ नरम हो जाती। बोला कि ठीक है। और भोला आता है भूसा लेने के लिए, तो 3 खोसे भूसा जो है भरवा कर पति और बेटे को उसके घर तक भेज देता है। तो भोला के घर पर उसकी विधवा बेटी झुनिया है ना, तो उससे गोबर की मुलाकात होती है। दोनों परस्पर के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, दोनों जो है एक दूसरे को देखते हैं तो आकर्षित हो जाते हैं, और दोनों में एक प्यार रस उमड़ उठता है। तो भोला जो है होरी से दूसरे दिन गाय ले जाने के लिए कहता है। तो दूसरे दिन गोबर भोला के घर से गाय लाता है। तो उसी दिन झुनिया जो है उसे छोड़ने के लिए बेलारी के निकट तक आती है और बोलती है कि मिलने का वादा करके लौट जाती है। बोलती है कि दोबारा भी मिलेंगे, मतलब कि प्यार जो है अब चरम पर पहुंच चुका था दोनों का। तो इसी बीच दोनों एक तो झुनिया जो है विधवा लड़की विधवा रहती है, और ये जो है गोबर जो है एक नाबालिग है। नाबालिग इन द सेंस कि उतना समझ नहीं है इन सभी चीज़ों का। तो वो फिर दोनों जो है प्यार करने लगते हैं। प्यार करने के बाद जो है काफ़ी दोनों में चलता है, प्यार प्रसंग काफ़ी चलता है। उसके बाद फिर एक गाय को जो है अपने घर लेके आ जाता है वो। तो गोबर जब अपने गाय को अपने घर लाता है तो होरी के घर में बहुत ही आनंद की लहर उमड़ती है।
गाय का बहुत ही भव्य स्वागत किया जाता है। गाय के लिए आंगन में नाद गाड़ा जाता है और गांव वाले सब आकर देखते हैं कि गाय का, बोलते बा तुम बहुत धनवान आदमी हो रही यार, तुम बहुत ही खुशकिस्मत आदमी हो कि तुम्हें, सब बहुत तारीफ कर रहा था होरी के, तुम बहुत ही खुशकिस्मत हो, जैसा सोचते हो वैसा तुम्हें मिल जाता है। ये सब बातें हो ही रही थी। तो होरी धनिया को ये सब खूब, होरी के घर में सब लोग खुश, होरी, उसकी पत्नी धनिया, उसकी बेटी, है ना, सोना रूपा, गोबर, सब खुश था एकदम, खुशी से फूले नहीं समा रहा था कि अब गाय आ गया, गाय आ गया, ये करेंगे वो करेंगे, मतलब बहुत तरह की उम्मीदें थी दोनों को परिवार में। फिर क्या होता है कि अलग अलग दिन, उसके अगले दिन ही क्या होता है कि दो भाई जो हीरा और शोभा है, वो सब पूरे गांव आते हैं, उनको तारीफ बताते हैं, तारीफ करते हैं, लेकिन दोनों भाई जो है हीरा और शोभा नहीं आते हैं। तो हीरा जो है होरी की निंदा कर रहा था। हीरा जो है होरी की निंदा कर रहा था कि हाँ गाय लेके आ गए हैं हम, बहुत पैसा जो है बचाते हैं, हमको कुछ नहीं किए हैं। होता है पारिवारिक में एक गोतिया का जो है यही सब होता है कि वो बोला जाता है कि वो इतना आगे बढ़ रहा है तो मतलब पैसा गाड़े हुए होंगे इसीलिए इतना आगे बढ़ गया, बहुत तरह की बातें जो है उसकी निंदा कर रहा था। तो होरी धनिया के यह बताता है, धनिया ये सुनकर उससे झगड़ती है, बोलती है कि सब दिन हम उसे बच्चा की तरह पाले हैं पोसे हैं, वैसा बात बोल रहा है। बोला है चुप रहो चुप रहो चुप रहो, इस तरह से बात को वहाँ पे दबा देता है। फिर सेमरी में जो है राय साहब के घर पर उत्सव था। उत्सव कैसा? धनुष यज्ञ का, नाटक का, जिसमें होरी जनक के मालिक का अभिनय करता है। उत्सव के लिए होरी को 5 रुपये नजराना देना पड़ता है। देखिए यहाँ भी प्रेमचंद जी जो है बड़ा शानदार चीज़ बताए हैं कि एक तो आपसे हम अभिनय भी करवाएंगे और अभिनय के तौर पे आपसे हम पैसा भी ऐंठेंगे, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं, राय साहब के घर पर जब उत्सव चल रहा था तो उसमें बहुत सारे लोग, गांव के शहर के बहुत सारे लोग वहाँ पे आए हुए थे। तो उसमें जो है होरी को एक अभिनय करने का मौका मिला था, लेकिन उस अभिनय करने के साथ साथ उनको 5 रुपये नजराना भी देना था। और अभिनय उनका क्या था कि जो जनक है, राजा जनक, उनका माली का जो है इनको रोल मिला था। तो उसी बीच में बहुत सारे शहर के मेहमान भी आए थे। बिजली पत्र के संपादक ओंकार नाथ, वकील था, दर्शन शास्त्र के वही फिलॉसफी के प्रोफेसर डॉक्टर मेहता, मिल मालिक मिस्टर खन्ना, उनकी पत्नी गोविंदी, फिर डॉक्टर मिस मालती, मिर्जा खुर्शीद। राय साहब जो है बातचीत में राय साहब जमींदारी प्रथा के शोषण की निंदा करते हैं। देखिए ये भी एक पॉइंट है, आप गांव शहर के बीच में बैठे हुए हैं एक, और उसके बाद जो है जो चीज़ चल रहा है आपको ही पता है कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ चल रहा है, तो आप वो गड़बड़ तो बताएंगे नहीं। अब जो गड़बड़ चल रहा है तो आप उसी के बारे में बोलना है, हाँ ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो लोग आपके क्या करेंगे? बहुत अप्रिशिएट करेंगे, नहीं हमारे मालिक जो है हमारे बारे में सोचते हैं। लेकिन सच क्या है, वही करवाते हैं सब चीज़। आज भी देखोगे आज भी देखोगे जो नेता लोग हैं जब वोट मांगने जाते हैं तो बोलते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और ऐसे होगा वैसे होगा, बहुत तरह की जो है उम्मीदें देता है, ये गड़बड़ हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन करता कौन है? सारे वही सब काम करवाते हैं। तो वही फिर ये सब नाटक उटक चल रहा था। उसी में राय साहब जो है जमींदारी प्रथा के शोषण की निंदा करते हैं। डॉक्टर मेहता और राय साहब की कथनी और करनी के अंतर में प्रति व्यंग करते हैं। सॉरी। अब क्या हुआ कि खाने पीने का समय आ गया, तो मालती जो है मांस मदिरा का स्थान छोड़कर ओंकारनाथ को, जो है ओंकारनाथ जो अभी मैंने बताया कि बिजली पत्र के संपादक है, एक वहाँ पे बैट लगा था, बाजी लगा था कि अगर आप ओंकारनाथ को अगर आप शराब पिला देंगे तो आपको हम 1,000 रुपये इनाम देंगे। मालती को बोला गया था। तो मालती बोली कि ठीक है आप भोजन लगाइए। तो भोजन में क्या है कि मांस मदिरा सब कुछ था, तो उसको मांस मदिरा से भटका के जो है उसको स्पेशल शराब पिलवा दिया गया। और उसके बाद मालती बोलती है कि अब हमारे 1,000 रुपया इनाम दो। उसी समय जो है पठान के बेस में डॉक्टर मेहता आकर रुपये मांगते हैं और धमकी देते हैं कि अगर रुपये नहीं दोगी तो तुमको हम गोली मार देंगे। तो उसी समय जो है होरी का वहाँ पे एंट्री होता है, और वो जो है पठान है, पठान के बेस में कौन आता है? डॉक्टर मेहता, प्रोफेसर मेहता सॉरी। और उसको क्या करता है, गिरा के उसकी मुँह सुखाड़ लेता है, और पठान के बेस में आए मेहता की नाटकबाजी वहीं ख़त्म हो जाती है। उसी समय सब शिकार खेलने जाने का कार्यक्रम बनाते हैं। अब खा पी लिए हैं तो अमीरों का शौक होता है कि चलो घूमते हैं फिरते हैं। उसी बीच में जो है 3 टोलियां बनती है। पहली टोली में मेहता और मालती दोनों एक दूसरे के आशिक कह सकते हैं। मालती मेहता के प्रति बहुत आकर्षित है, पर मेहता को इस और आकर्षण नहीं है। देखिए
देखिए दोनों कुमारे ही हैं, है ना, मेहता भी कुमारे हैं, मालती भी है, लेकिन दोनों लिव इन में भी रहते हैं, लेकिन दोनों शादी को एक अच्छा बंधन मानते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो और अच्छा है, अगर नहीं है तो फिर आप, वो उनका एक अलग तर्क देते हैं मेहता। इसी बीच जो है जब शिकार करने जाते हैं तो वहाँ एक जंगली लड़की जो है उसे जो शिकार, चिड़िया का जो शिकार करता है उसे पानी से लाकर वो उसे देता है। इसी बीच जो है मालती उससे ईर्ष्या करती है, मेहता की नज़र में वो गिर जाती है। दूसरी टोली में राय साहब और खन्ना के बीच मिल के शेर के बारे में बातचीत होती है। राय साहब जो है शेर खरीदने के बाद टाल देते हैं, है ना। राय साहब और खन्ना के बीच मिल के शेर, खन्ना जो है बैंक मैनेजर और मिल के जो है क्या है मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, तो उनसे तो बोलता है खन्ना के बारे में कि आप हमारे शेयर खरीद लीजिए, तो मना कर देता है, टाल देता है। उसी तरह से जो है फिर तीसरा टोली जो था, तीसरे टोली में तनखा और मिर्जा है। मिर्जा जो एक हिरन का शिकार करता है, गांव में दे देता है, गांव में फिर उसका मांस उस बना के जो है उसे फिर शाम में वही खा पी के फिर लौट आता है। तो होरी के घर पर गाय आ जाने से सब खुश थे। इतने में राय साहब को कारिंदा कहता है कि नोखेराम, बाकी लगाना चुकाने वाले खेत में हल नहीं जोत सकते। अब क्या है कि सब खुश थे, तो उसी बीच में जो है नोखेराम जो होता है ना, जो राय साहब के कह सकते हैं कि एक नोखेराम होता है, प्रतिनिधित्व करता है, जमींदारी प्रतिनिधित्व कह सकते हैं, पैसा वसूलने का काम करते थे। तो ये इनको बोला गया भाई जब वहाँ पे खेत में जो लगान नहीं दिया है वो हल नहीं जोत सकते हैं। तो ये पूरा गांव में फैल गया बात। तो होरी क्या है कि लगान दिए हमेशा देता था, लेकिन इसके पास कोई रसीद ही नहीं देता था कि आपने लगान दिया, लीजिए रसीद। तो वो लोग क्या कि अपने मन हिसाब से जो है लगान लेते रहते थे, पैसे लेते रहते थे, क्योंकि गांव के जो किसान थे वो पढ़े लिखे नहीं थे, उतनी उनके पास समझ नहीं थी। उन्हें लगता था कि जो कुछ ये कर रहे हो हमारे भगवान कर रहे हैं, ऊपर वाले यही चाहते हैं तो यही होगा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये सब जो है सब मिली भगत हैं, ये लोग जो है हमारा शोषण कर रहे हैं। फिर होरी जो है पैसे का इंतजाम करने के लिए साहूकार झिंगरू सिंह के पास पहुंचता है। झिंगरू सिंह की जो आंख जो है वो गाय पर थी। अब जो है बोला कि भैया गाय तुम्हारा बहुत अच्छा है, गाय जो है, अभी ये सब बोल के जो है उन्हें डर लगने लगा। फिर जो है कर्जा न लेकर जो है लाचार होकर जो है गाय बेचकर लगान चुकाने के लिए वो राजी हो जाता है, और धनिया को भी राजी कर देता है। बोला कि चलो कर्जा वर्जा हम नहीं लेंगे झिंगरू सिंह से, ऐसा करते हैं गाय बेच देंगे, उसके बाद लगान चुका देंगे। लेकिन फिर क्या होता है कि रात को घर के भीतर उमस काफ़ी ज़्यादा हो गया था। गाय को क्या किया कि बाहर बांध देता है, और उसी में बाहर बांध देता है। तो उसका जो एक छोटा भाई है शोभा, उसको देखने के लिए जो है हीरा जो है ये होरी जो है जाता है उसके यहाँ। तो उधर से जब लौट रहा था तो होरी को हीरा को देखता है उसकी गाय के पास। जब गाय के पास देखता है तो फिर उसे लगता है कि यार यहाँ क्या कर रहा था। उसे पूछा हीरा क्या कर रहा है, तो वो शक पकाते हुए भाग गया वहाँ से। और फिर उसी रात को जो है विष से जो है गाय मर जाती है। जब ये मर जाती है गाय, तो होरी जो है धनिया को हीरा पर शक होने के बाद कह देता है, और धनिया जो है होरी को गालियां देती है, सारे गांव में कोहराम मचा देती है। होरी भाई को बचाने के लिए सच को छिपाकर गोबर की कसम खा लेता है। फिर जांच पड़ताल होता है, दरोगा आता है, और उसके लिए फिर क्या है कि दरोगा आता है, मुखिया लोग इस विपत्ति का फायदा उठाने के लिए हीरा पर जुर्माना भी लगाता है। तो कुर्की से बचने और परिवार की इज्जत बचाने के लिए जो है झिंगरू सिंह के कर्ज लेकर रिश्वत के पैसे लाता है, पर धनिया के कारण वह दरोगा को मिल नहीं पाता है। दरोगा मुखिया लोगों के घर की तलाशी लेने के लिए धमकी देकर उनसे भी रिश्वत के पैसे वसूल करके चला जाता है। फिर एक रात जो है होरी करकरती, बहुत ही करकराती सर्दी में जो है खेत की रखवाली कर रहा था। तो धनिया एकदम दौड़ते हुए वहाँ पहुँचती है। ये तो गजब हो गया, गजब हो गया, चिल्ला रही थी कि क्या हुआ क्या हुआ। तो सब कुछ कहानी बताए कि जो है झुनिया जो है 5 महीने गर्भ से 5 महीने गर्भ से है। तो शुरू में होरी जो है पहले उसे निकाल देने की बात करती है, फिर बाद में धनिया के समझाने पर उसे अपने घर में रहने का आश्वासन देता है। अब फिर से पंचायत जो है होरी का गला दबाने का मौका मिल जाता है पंचायत को। झुनिया को एक लड़का होता है। अब बिरादरी में ऐसे पाप के लिए गांव की पंचायत होरी पर 100 रुपये नगद और 30 मन अनाज का डांट लगाता है। अब गांव तो गांव है, पंच को तो इसी सब में मज़ा आता है, उसे लगा कि चलो ठीक है। अब देखिए यही सब चीज़ है कि ये जो है झुनिया
को शादी से पहले जो है उसे घर में नहीं लाने के लिए जो है पंच जो है ऐसा उसके ऊपर 100 रुपया नगद और 30 मन अनाज का जो है दंड लगाती है। और यही चीज़ जो है जब देखेंगे पंडित दाता दिन का बेटा माता दिन एक चमारन की लड़की से प्रेम प्रसंग करने लगता है, उसे भी यही स्थिति में जो है लालच खड़ा करता है। तो उसके ऊपर जो है इतनी कोई भारी भरकम रकम जो है कुछ उसके ऊपर नहीं लगाया गया था। तो बताना चाह रहे थे कि आप अगर जितना समाज में दबोगे समाज उतना ही आपको दबाएगा। ये प्रेमचंद जी जो है यहाँ पे एक संदेश देना चाहते हैं कि दोनों का काम सेम है। वो तो और जो है नीच काम किया है पंडित दाता दीन का बेटा माता दीन, ये तो खैर कुर्मी का लड़का और अहीर का बेटी थे। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि इस पे ये इसलिए आप इस पे इतनी सारे पैसे डांट लगा रहे हैं क्योंकि ये गरीब है, किसान है, इनके पास इतनी समाज से लड़ने की शक्ति नहीं है, इसीलिए आप इनके जो है गले में फंदा आप डाले जा रहे हैं। सॉरी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्लास हम अपन कल रखेंगे। अब कल जो है आपको मैं गोबर झुनिया का कहानी थोड़ा और मैं विस्तार करते हुए कल मैं कोशिश करूंगा, जो समरी है उसको मैं ख़त्म करने की कोशिश करूंगा। तो आज के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चंद्रा एडू हब के नाम से। चलिए, धन्यवाद।